सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। चैप्टर नंबर 12 वाटर रिसोर्सेज। इक्के दुक्के चैप्टर्स बचे हैं टेक्स्ट बुक के डालने। ये वीडियो आएगी और इसके साथ ही आज या कल तक में ही चैप्टर नंबर 5 जिसकी डिमांड कर रहे हैं कई बच्चे, उसकी भी वीडियो आ जाएगी। तो टेंशन मत लो, जो मैंने बोला था 3-4 तारीख से पहले ये सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, तो सारे चैप्टर्स की वीडियोस आ जाएंगी। तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, सारे वीडियोस टाइम पर आएंगी और मन लगा के पढ़ते रहना है, क्योंकि बोर्ड में स्कोर करना है बहुत अच्छे मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 वाटर रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है पानी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले दिया यहां पर सोर्सेस ऑफ वाटर। तो दुनिया में, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में बेसिकली 3 मेन सोर्सेस हैं वाटर के। एक है हमारा रेन वाटर, दूसरा सरफेस वाटर और तीसरा ग्राउंड वाटर। अब रेन वाटर क्या, बारिश से जो मिलने वाला पानी है, प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। तो बारिश के थ्रू एक तो पानी मिलता है हमको, दूसरा सरफेस वाटर मतलब जो समंदर है, नदियां हैं, इन सब में जो अवेलेबल पानी है दैट इज सरफेस वाटर। और ग्राउंड वाटर क्या हुआ, जो जमीन के नीचे से मिलता है हमको पानी, जो कुएं ट्यूबवेल्स इनकी मदद से हम निकालते हैं, बोरिंग करके निकालते हैं। तो वो 3 मेन सोर्सेस हैं। अब देखा जाए अल्टीमेटली तो इन सबका सोर्स रेन वाटर ही है ना। तो इसलिए देखो यहाँ लिखा है रेन वाटर में, रेन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। सारा पानी रेन से ही आता है। अब ऐसा भी तो कह सकते हैं नहीं, समंदर का ही तो पानी बारिश बन के गिरता है। तो भाई आपस में वही अंडा आई या मुर्गी आई वाला केस हो गया, ठीक है। तो रेन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर बोला गया है। रिवर, लेक्स, स्ट्रीम्स, वेल एक्सेट्रा आर सेकेंडरी सोर्सेस। इन सबको हम सेकेंडरी सोर्सेस में काउंट करते हैं, रेन प्राइमरी सोर्स है। ऑल ऑफ दीज सोर्सेस एग्जिस्ट ड्यू टू रेनफॉल। अब बोल रहे भाई बारिश की वजह से ये सारे सोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं, इनमें पानी वहीं से आता है। सरफेस वाटर, तो वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, स्ट्रीम्स। इट इज कॉल्ड सरफेस वाटर। रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। अब सरफेस वाटर भी है जो जमीन पर अवेलेबल सोर्स है, उसमें से भी जो मेन सोर्स है वो रिवर है। अब ओशन का नाम क्यों नहीं लिया भाई? ओशन का पानी जनरली हमारे लिए यूज में नहीं आता, ठीक है। हम अपने डोमेस्टिक पर्पस में, इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज नहीं कर सकते उसको, ठीक है। इसलिए उसको यहां पर कंसिडर नहीं किया है, रिवर को कंसिडर किया, क्योंकि रिवर का पानी हम अपने यूज में ले सकते हैं। ग्राउंड वाटर तो जमीन के नीचे जो अवेलेबल होता है। अब ये कैसे अवेलेबल होता है, देखो मैंने इमेज पूरी दिखाई हुई है। ये हमारा सरफेस वाटर है और ये जमीन के नीचे जो प्रेजेंट है ग्राउंड वाटर है। अब क्या होता है ना, जमीन में सॉइल से परकोलेट होके पानी, जो बारिश वगैरह गिरता है तो वही पानी परकोलेट होके नीचे की तरफ जाता है, और वहां नीचे रॉक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसके बीच में जाकर ट्रैप हो जाता है पानी, तो वहीं रुक जाता है। जब हमको ये पानी की जरूरत है तो हम ड्रिलिंग करते हैं ऊपर से, बोरिंग करके, और वहां से फिर उस पानी को ऊपर खींचते हैं, ठीक है। तो वही रॉक स्ट्रेटा वगैरह जो नीचे प्रेजेंट होता है, उसके बीच में जो ट्रैप्ड वाटर होता है उसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। देयर इज अबाउट 42% ऑफ ग्राउंड वाटर। अच्छा, नॉर्दर्न प्लेन्स में, बेसिकली देखा जाए तो सदर्न प्लेन्स में ग्राउंड वाटर की कमी है। सदर्न हिस्सा जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का साउथ वाला पोर्शन, इस हिस्से में पानी ग्राउंड वाटर कम है। नॉर्थ इंडिया में ग्राउंड वाटर ज्यादा है। तो बता रहा है कि पूरे इंडिया में जितना पानी अवेलेबल है उसका 42% तो नॉर्दर्न प्लेन्स में अवेलेबल है, नॉर्थ का जो प्लेन्स वाला इलाका है, ठीक है। इसके अलावा सदर्न इंडिया बताया कम है। क्यों कम है भाई? यहाँ प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है। अब ऊंचे ऊंचे ऐसे माउंटेन्स और प्लेट्यूज है, तो वहां पानी जो पड़ता है वो गिर के निकल के या तो नदियों में चला जाता है, फिर नदियों के थ्रू समंदर में चला जाता है, या किसी लेक में स्टोर हो जाता है। तो ग्राउंड में जाने के चांसेस यहाँ पर पानी के कम होते हैं। दूसरा, हाई एल्टीट्यूड वाली चीजें हैं, तो आप उसको खोद कर जमीन के कितना नीचे जाओगे पानी निकालने के लिए, तो वो दिक्कतें हैं। तो ग्राउंड वाटर की कमी है वहां पर, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज मैक्सिमम फॉर इरिगेशन। अब ये बोल रहे हैं सबसे ज्यादा यूज ग्राउंड वाटर का किसमें होता है? हमारा इरिगेशन पर्पस के लिए होता है, खेती वगैरह में यूज होता है, ठीक है। वाटर रिसोर्सेस एंड यूजेस, तो पहला यूज बता रहे हैं वाटर रिसोर्सेस का, सबसे बड़ा यूज इरिगेशन। अबाउट 84% ऑफ वाटर इन इंडिया इज यूजफुल फॉर इरिगेशन। और भैया जितना पानी यूज करते हैं उसका 84% बहुत बड़ा अमाउंट है भाई। 84% हमें खाली तो इरिगेशन में यानी एग्रीकल्चर में यूज कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल भी दिया है, देखो कि लगभग अगर 1 केजी वीट प्रोड्यूस करना है हमको, 1 केजी वीट प्रोड्यूस करने के पीछे 1500 लीटर पानी लगता है, यानी काफी अच्छा खासा पानी लग रहा है। ये तो वीट की बात है, पैडी में तो और ज्यादा पानी लगता है। तो भाई पानी के रिक्वायरमेंट देखो, पैडी हो गया, जूट हो गया, सुगर केन हो गया, इनको तो और ज्यादा पानी चाहिए। तो ये तो खाली वीट की बात कर रहे हैं तो 1500 लीटर लग रहा है भाई साहब, बहुत ज्यादा यूज होता है पानी खेती में। लेकिन एक चीज ये है कि एकदम तुमको वो उसमें आरओ वाला पानी डालने की जरूरत नहीं है। नदियों का, तालाबों का, इन सब का पानी डाल दो। पौधे ये सब भेदभाव नहीं करते, नहीं गंदा पानी चाहिए मैं नहीं पीऊंगा, ऐसा नहीं करते।
सेकेंड सेंचुरी में ग्रैंड एनिकट कैनल बना था रिवर कावेरी के ऊपर। बहुत पहले, सोचो राजाओं का दौर चल रहा था उस टाइम पर ग्रैंड एनिकट कैनल बनाया गया, सेकेंड सेंचुरी की बात है, ठीक है, आज से 2022 साल पहले की बात है। तो रिवर कावेरी के ऊपर हमने डैम बनाकर और उसके थ्रू कैनाल्स निकालकर खेती का काम चालू करवाया था। 1882 में ईस्टर्न यमुना कैनल बना, कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर। इरिगेशन के लिए इंडिया में 3 मीडियम्स का इस्तेमाल किया जाता है खेती में। कौन कौन सा है, वेल एंड ट्यूबवेल, कैनाल्स और पॉन्ड्स। देख रहे हो ये वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वेल्स तो आपको पता है जो नॉर्मली कुआं खोद दिया जाता है, पहले के समय में ज्यादातर इसी से पानी यूज होता था, लोग इसको निकालकर खेती में अपने बाकी कामों में यूज करते थे। ट्यूबवेल्स में क्या होता है, मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, बोरिंग की जाती है, एक पंप होता है, वो पंप बोरिंग में से पानी को खींच के बाहर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसमें गिराता है और यहाँ से नालियां बना बनाकर अलग अलग जगह पर ये पानी पहुंचाया जाता है, दैट इज ट्यूबवेल। एंड देन कैनाल्स। कैनाल्स जो है भाई बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, डैम्स जो बनते हैं, डैम्स के पास जो पानी पूरा स्टोर किया जाता है, उनको कैनाल्स के नेटवर्क के थ्रू बहुत दूर दूर तक पहुंचाया जाता है। अब सोचो यहाँ पर अपना जो सरदार सरोवर डैम है वो पड़ता है नर्मदा जिला में, और इसका पानी जाता है सौराष्ट्र तक, तो बहुत दूर दूर तक 500-600 किलोमीटर दूर दूर तक उसका पानी पहुंचाया जाता है। तो कैनाल्स के थ्रू लंबा चौड़ा मतलब सप्लाई किया जा सकता है पानी का। और दूसरा पॉन्ड्स होते हैं। पॉन्ड्स तो पुराने समय से लोग क्या करते हैं ना, अपने अपने गांव वगैरह में भी बड़ा सा एक तालाब खुदवा देते हैं, जब बारिश वारिश होती है तो पानी उसमें जमा हो जाता है, फिर उसका अपने लिए यूज करते हैं खेती वगैरह में, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है कि वेल्स एंड कैनाल्स आर मेजर मीडियम। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है आज की डेट में, वेल्स का और कैनाल्स का। इसके अलावा पॉन्ड्स कम एट सेकंड। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया टेक्स्ट बुक वालों ने और मैंने भी वही कॉपी कर दिया है, मेरे को उसको करेक्शन करना चाहिए। सबसे ज्यादा वेल्स है, फिर सेकंड पर कैनाल्स है और थर्ड पर पॉन्ड्स आएंगे। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अच्छा, कैनाल इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन वास्ट प्लेन्स ऑफ सतलुज, गंगा एंड यमुना, ऑल्सो इन द डेल्टा रीजन्स ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अच्छा, जो सतलुज नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, इनके जो आसपास के जो इलाके हैं, प्लेन्स के इलाके हैं, यहाँ कैनाल्स का एक तगड़ा नेटवर्क है और सबसे ज्यादा कैनाल्स का यूज इरिगेशन के लिए इन्हीं एरियाज में होता है। इसके अलावा साउथ में भी कुछ एरियाज में होता है, जैसे कि बता रहे महानदी के आसपास का इलाका, उड़ीसा के आसपास, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स जो है, रिवर्स इनके आसपास के जो ईस्टर्न प्लेन्स के इलाके हैं, वहां भी कैनाल्स का अच्छा खासा नेटवर्क है और कैनाल्स के थ्रू वहां पानी पहुंचाया जाता है और इरिगेशन में यूज होता है। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर वेरी कॉमन इन एलुवियल प्लेन्स। इसके अलावा जो एलुवियल प्लेन्स, वही फिर नॉर्थ इंडिया की बात करें हम, जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये सब है, तो उन जगहों पर भी क्या यूज होता है, वेल्स और ट्यूबवेल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां ग्राउंड वाटर अच्छा खासा अवेलेबल है, तो जमीन में से पानी निकाल के यूज किया जाता है। इरिगेशन बाय पॉन्ड्स इज प्रैक्टिस्ड मोर इन ईस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स। ईस्ट के जो स्टेट्स हैं हमारे, तो अरुणाचल हो गया, असम हो गया, ये सब वाले जो इलाके हैं। इसके अलावा साउथ के जो स्टेट्स है, तमिलनाडु, केरला वगैरह, इन जगहों पर ज्यादातर पॉन्ड का इस्तेमाल होता है। तो ये भाई अगर शॉर्ट नोट में पूछें तो आपको बताना किस किस तरह से इंडिया का इरिगेशन नेटवर्क है, मतलब किस तरह से डिस्पर्स्ड है, कहाँ कैसे आप प्रैक्टिस किया जाता है। तो भाई देख लिया आपने, कहाँ पर आप रिवर्स के कैनाल्स के मदद से इरिगेशन कर रहे हो, कहाँ पर आप वेल्स और ट्यूबवेल्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, और कहाँ पर आप ज्यादा पॉन्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है आपको। फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज नाम से पता चलता है एक से ज्यादा पर्पस के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। जनरली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का मतलब जहां डैम्स बनाए जाते हैं। अब डैम्स बनाने के पीछे का बहुत सारा रीजन होता है। पहला है फ्लड कंट्रोल। अब क्या होता है, नॉर्मली बारिश वगैरह में जब पानी ज्यादा गिरता है तो रिवर्स के जो अगल बगल के एरियाज है वहां पर फ्लड आ जाता है, ठीक है। तो उस फ्लड से बचने के लिए डैम्स बना दी जाए। डैम्स जो होते हैं ना, ऊंचे ऊंचे डैम्स है, तो पानी को स्टोर करके रख लेते हैं और वो धीरे धीरे पानी को रिलीज करते हैं ताकि उस तरफ फ्लड वगैरह ना आए। अब एक तो फ्लड बचाते हैं और कई बार इनकी वजह से फ्लड आ भी जाता है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो पहला एक एडवांटेज बता रहे हैं कि फ्लड कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। रिवर्स बड़ी तेजी से फ्लो करते हुए आगे बहती है तो अगल बगल के सॉइल को कट कर देती है, ठीक है। वो उसके आसपास का एरिया तो उसका कटाव करती है, उसका पूरा सॉइल बहा देती है। तो अगर हम डैम्स के थ्रू रिवर्स के पानी को रोक देते हैं और कंट्रोल्ड वे में आगे जाने देंगे, जब जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से, तो आगे फ्लो कम होगा, तो सॉइल का कटाव कम होगा, सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं हम। तो सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन करते हैं। दूसरा, वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड इंडस्ट्रीज। ये जो स्टोर्ड वाटर है पीछे की तरफ, रिजर्वायर, बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है, ये पानी आप अलग अलग पर्पज में यूज में ला सकते हो, पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। वाटर प्रोवाइडेड टू सेटलमेंट्स, जहां लोग रह रहे हैं, बस्तियां हैं, सोसाइटीज हैं, सिटीज हैं, उनको भी पानी यहां से पहुंचाया जाता है उनके डोमेस्टिक यूज के लिए।
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब डैम्स में कई बार ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पर टर्बाइंस लगे रहते हैं, वो पानी का जो फ्लो होता है उस फ्लो से टर्बाइन घूमता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस की जाती है, तो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी इनका रोल है। दूसरा है इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन, इनकी मदद से कई बार बड़े बड़े कैनाल नेटवर्क बनाए जाते हैं और उनके थ्रू बोट्स वोट्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का भी काम किया जाता है। सातवां है एंटरटेनमेंट, अब ये पीछे बहुत बड़ा रिजर्वायर है, इसमें बोटिंग एक्टिविटी चालू कर दो, लोग घूम फिर के मतलब बोट्स के चार्जेस देके घूमेंगे फिरेंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं। आपको पता ही होगा सरदार सरोवर डैम जो है हमारा बहुत बड़ा डैम, गुजरात का सबसे बड़ा डैम है, वहाँ कई बार बीच में वो चालू किया गया था, राफ्टिंग की भी चीजें चालू की गई थी, उसके अगल बगल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। तो मतलब अगल बगल देखा जाए तो वहां पर ना अच्छा खासा एक कह सकते हैं टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो जाता है, तो घूमने फिरने लायक अच्छी जगह बन जाती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरी, अच्छा यहाँ मछलियां वगैरह भी पाली जा सकती हैं इतने बड़े रिजर्वायर में। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वहां प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाए जाते हैं। तो इसलिए ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे इनके एडवांटेजेस हैं, कई बार ये पूछा गया है, एकदम खोपड़ी में फिट होना चाहिए, आप लॉजिकली भी इसका आंसर लिख सकते हो। कौन कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, ऐसे तो बहुत सारे हैं, कुछ के बारे में यहाँ दिया हुआ है जो बड़े बड़े हैं। एक है भाखरा नंगल, भासा कहां पर है, सतलुज नदी पर, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट सतलुज रिवर पर। कौन से स्टेट्स को बेनिफिट होता है इससे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। फिर है कोसी, कोसी तो कोसी रिवर पर ही है, नाम ही है नदी का कोसी, बिहार में, बिहार का बेनिफिट होता है। हालांकि कोसी नदी हर साल बिहार में बाढ़ भी लाती है, इसे कर्स ऑफ बिहार भी कहा जाता है। दूसरा है दामोदर वैली, दामोदर रिवर पर बना हुआ है, इसके लिए बेनिफिट किसको मिलता है इनसे, झारखंड को और वेस्ट बंगाल को। हीराकुद प्रोजेक्ट, महानदी, बचपन से कई बार पढ़ते आ रहे हैं, महानदी रिवर कहां पर है, ओडिशा में है, तो उसको बेनिफिट होता है। चंबल वैली प्रोजेक्ट जो कि चंबल रिवर पर है, देखो बहुत सारे तो रिवर और प्रोजेक्ट्स के नाम सेम ही हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान में मौजूद, सॉरी इनको इन दोनों स्टेट्स को बेनिफिट होता है उससे। नागार्जुन सागर डैम, ये की जो कृष्णा रिवर पर बना हुआ है, आप इसको कैसे याद कर सकते हो, नागार्जुन, इसमें अर्जुन का नाम है और अर्जुन जी कृष्ण जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उससे रिलेट कर सकते हो। एक और कृष्ण है पर कंफ्यूजन मत करना, नागार्जुन अर्जुन कृष्ण ये दोस्ती वाला। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बेनिफिट मिलता है। फिर कृष्णराज सागर डैम है, ये कावेरी रिवर पर है। अच्छा एक चीज और बता दो, ये नागार्जुन सागर डैम जो है, नागार्जुन सागर डैम उनके नाम पर बना है, आचार्य नागार्जुन के नाम पर, जिनके बारे में आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो उनके नाम पर ये डैम बनाया गया, नागार्जुन सागर, ठीक है। अच्छा, कृष्णराज सागर कावेरी में, कर्नाटक और तमिलनाडु को बेनिफिट होता है। तुंगभद्रा डैम यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट तुंगभद्रा रिवर पर बना हुआ है, तुंगभद्रा रिवर किधर फ्लो करती है, मेनली कर्नाटका आंध्र प्रदेश, तो उन दोनों को बेनिफिट होता है इससे। नर्मदा वैली यानी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, नर्मदा रिवर पर बना हुआ है, इससे 4 स्टेट्स का बेनिफिट है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसमें बेसिकली गुजरात का तो क्या बेनिफिट है, पानी, मोस्टली हम इससे पानी लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो इन 3 स्टेट्स को दे देते हैं। कडाना वणक बोरी जो कि महिसागर रिवर पर प्रेजेंट है, और स्टेट किसका, ये तो सिर्फ अपने गुजरात के लिए ही है, तो गुजरात का बेनिफिट। उकई काकरापार सूरत के पास, तापी जिला में पड़ता है, तापी रिवर पर बना हुआ है, गुजरात का बेनिफिट। धारोई डैम साबरमती रिवर पर, अगेन गुजरात का, तो गुजरात के लिए बेसिकली 4 डैम्स हैं यहाँ पर, इन पर तो खास फोकस रखना भैया, ठीक है। तो ये सारे हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। फिर बात करें रीजन्स ऑफ इंटेंसिव इरिगेशन ऑफ द कंट्री। अच्छा ये भेदभाव है भाई, देखो क्या है ना, कुछ रीजन्स में ना इरिगेशन बहुत अच्छे से हो रहा है देश के, उसी तरफ दूसरे हिस्से जो है देश में वहां पर इरिगेशन की बहुत प्रॉब्लम है, वहां पानी कम अवेलेबल है, तो इरिगेशन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो अलग अलग उनके ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है कि भाई लोकेशन कैसा है, पानी के सोर्सेस कौन से अवेलेबल है, उस हिसाब से वेरी करता है। तो यहां बता रहे हैं कि मोर देन 40% एरिया, ऐसे रीजन्स जहां 40% से ज्यादा एरिया अंडर इरिगेशन है, मतलब हमको बारिश पर डिपेंडेंट वहां नहीं रहना पड़ रहा है एग्रीकल्चर के लिए, तो ऑलरेडी 40% से ज्यादा एरियाज में इरिगेशन अच्छे से वहां हो रहा है। तो वो कौन से एरियाज हैं, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जो समुद्र के किनारे के जो जिले हैं, डेल्टा रीजन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर के डेल्टा रीजन जो बनता है दोनों के बीच में, उस हिस्से में ज्यादा इरिगेशन होता है। महानदी का जो डेल्टा रीजन है उड़ीसा में वहां पर, कावेरी का डेल्टा है तमिलनाडु में वहां पर, पंजाब वैसे ही लैंड ऑफ 5 रिवर्स है ये भाई, तो अच्छा खासा पानी अवेलेबल है।
हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो इन सब जगहों पर रिवर का नेटवर्क अच्छा खासा अवेलेबल है, इरिगेशन बहुत सारा होता है, कैनाल्स और इन सब के थ्रू अच्छा खासा पानी पहुंचाया जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इरिगेटेड एरिया इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, 4 गुना बढ़ गया है आजादी के बाद से। मतलब हमने काफी काम किया है इसके पीछे इरिगेशन नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए। अच्छा, इरिगेशन प्रैक्टिस अबाउट 38% ऑफ नेट सोन एरिया। मतलब पूरे देश का अगर देखें, ये तो कुछ रीजन से जहां 40% से ज्यादा है, देश की बात करें तो पूरे देश में जितने एरिया में खेती होती है उसमें 38% हिस्से में हम इरिगेशन के थ्रू खेती कर सकते हैं, हमको बारिश पर डिपेंडेंट नहीं है। पर एक बड़ा प्रॉब्लम है, सोचो 38% हिस्सा ऐसा है जहां हम बारिश पर डिपेंडेंट नहीं है, बाकी हिस्से में अभी भी हम खेती के लिए बारिश पर डिपेंडेंट हैं बहुत हद तक। अच्छा, मिजोरम की बात करें तो सिर्फ 7.3% एरिया, सिर्फ 7.3% रीजन में ही हम इरिगेशन नेटवर्क बना पाए हैं, वहां इरिगेशन होता है। पंजाब में 90.8%, कितना ज्यादा डिफरेंस है। पंजाब का 90.8% हिस्सा इरिगेशन करता है और यहां से 7.3% में इरिगेशन नेटवर्क अवेलेबल है। तो काफी डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिर वाटर क्राइसिस, वह पानी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वाटर क्राइसिस इज वेरी अलार्मिंग। अब देखो, ये तो अपने आसपास भी हम देख रहे होंगे भाई, पानी के सोर्सेस बहुत कम अवेलेबल है, जो है भी उसको तुमने पोल्यूट कर रखा है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। खास करके राजस्थान का जो वेस्टर्न हिस्सा है और सदर्न इंडिया के जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो इलाके हैं वहां पर। अब देखो, राजस्थान में कई लोग बोलते हैं राजस्थान पूरा ड्राई ड्राई, नहीं 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 नहीं, राजस्थान का जो वेस्टर्न हिस्सा है वहां पानी की दिक्कत है, ईस्टर्न हिस्से में नहीं, वहां तो बहुत सारा पानी है। तो वेस्टर्न इस इलाके में दिक्कत है बहुत ज्यादा पानी की। इसके अलावा पेनिनसुलर इंडिया में साउथ के स्टेट्स है, वहां पर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। द क्वालिटी ऑफ वाटर हैज डिटोरेटेड इन मैनी विलेजेस एंड सम टाउन्स। शहरों में, गाँव में, हर जगह पानी के जो सोर्सेस हैं हमने उसको खराब किया हुआ है, उसकी क्वालिटी खराब हो गई है, यूज करने लायक पानी रह नहीं गया है। कई तरह के पानी से फैलने वाली बीमारियां, वाटर बॉर्न डिजीजेस हो रही हैं लोगों को। अभी अगर हम देखें तो 8% टाउन्स इंडिया के ऐसे हैं जहां पीने के पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है, सीवियर शॉर्टेज है, मतलब बहुत ज्यादा कमी है। 8% टाउन्स ऐसे हैं, पीने का तक पानी ढंग से नहीं मिल रहा है, बाकी का तो छोड़ दो। फिर इट इज नीडेड टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंक। अभी अच्छा, 50% विलेजेस, गांव में लोग जो पानी पी रहे हैं, मोस्टली लोग ना बहुत ज्यादा क्लीन पानी नहीं पी रहे हैं, वो नदियों से और बाकी सोर्सेस से लेके पानी पी ले रहे हैं, या बोरिंग से भी जो पानी मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। तो अभी भी हम देखें तो 50% विलेजेस इंडिया में ऐसे हैं जहां क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने की जरूरत है। ठीक है, गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, नल लगवा दे रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं, पर पानी अवेलेबल भी तो होना चाहिए। लाएंगे कहां से, प्रोड्यूस तो कर नहीं सकते कंपनी में। अच्छा, 3/4 ऑफ एग्रीकल्चर रीजन स्टिल डिपेंड्स ऑन रेन वाटर। बताया 3/4% हिस्सा है देश का, यानी ऑलमोस्ट 75% हिस्सा जो है अभी भी बारिश पर डिपेंडेंट है खेती करने के लिए, इरिगेशन के लिए नेटवर्क्स वहां पर अवेलेबल नहीं है। इन रिसेंट टाइम्स द ग्राउंड वाटर लेवल, अच्छा ये भी है, बहुत सारे वेल्स, ट्यूबवेल्स वगैरह खोद दिए गए एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए। सोसाइटी में बोरिंग्स हैं, बोरिंग्स का पानी लोग यूज कर रहे हैं और लोग वेस्टेज भी कर रहे हैं। अब इतना ज्यादा पानी यूज हो रहा है जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है। आपके आसपास के एरिया में भी आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई 8-10 साल पुराना बोरिंग होगा तो वहां उसमें पानी आना बंद हो गया होगा, नया बोरिंग करवाना पड़ रहा होगा, और ज्यादा डीप में जाके हमको खोदना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्रीज में पानी अनकंट्रोल्ड तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, अच्छा इसके अलावा वाटर पोल्यूशन हो रहा है किसके थ्रू, इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक वेस्ट। देखो जो गटर लाइंस हैं सोसाइटी से निकल कर एक शहर की पूरी कनेक्ट होती है और अल्टीमेटली वो शहर की जो गटर लाइन है किसी रिवर में ही जाकर रिलीज की जाती है, तो इससे वाटर सोर्सेज जो है हमारे पोल्यूट हो रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें हो रही है। देखो इस तरह का, अभी आपने हाल में वीडियोस वगैरह देखे होंगे, यमुना रिवर का वो पूरा झाग 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 बना रहता था। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि किस तरह से वाटर रिसोर्सेज को हमने डिस्ट्रॉय किया हुआ है और किस तरह से पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब इतना दिक्कत हो रहा है तो भाई उन्हें मैनेज करना जरूरी है, उन्हें कंजर्व करना जरूरी है। तो बता रहे भाई पानी बहुत लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, इसलिए उसको बचाना तो जरूरी है। वाटर इज सच अ रिसोर्स विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंसान नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी पे डिपेंडेंट है भैया, तो इसलिए पानी बचाना बहुत जरूरी है, इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा क्या बता रहे हैं, अच्छा रेमेडीज ऑफ वाटर कंजर्वेशन एज फॉलोज, कैसे हम
वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा रिजर्वॉयर्स बनाना चाहिए पानी को स्टोर करने के लिए। जो बारिश का पानी निकल कर इधर उधर बह जा रहा है और नदियों में जाके समुद्र में चला जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमें रिजर्वॉयर्स बनाकर उसे स्टोर करने की जरूरत है। कैसे कर सकते हैं? ओ माय गॉड, वेट अ मिनट। तो बैक हो गया मेरे से, दब गया भाई। तो कैसे हम रिजर्वॉयर्स मतलब रिजर्वॉयर बना के स्टोर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? रिवर बेसिन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे रिवर बेसिन्स को कनेक्ट करेंगे? जैसे आपने अगर कभी देखो, कई बार ड्राई नदियां होती हैं, रिवर है, ब्रिज बना हुआ नहीं, अंदर पानी नहीं है, तो ये नदियों में कभी पहले पानी फ्लो करता होगा, बट अब पानी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जिन रिवर्स में ज्यादा पानी है उनसे इन ड्राई रिवर्स को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि वहां का पानी यहाँ आ जाएगा, एक तो ड्राई इलाके में पानी पहुंच जाएगा उन रिवर्स के थ्रू। दूसरा कि कई बार जो फ्लड आता है, वो जो रिवर है ज्यादा पानी कैरी कर रही है, अगर बारिश हुआ तो उसमें फ्लड आने का चांस रहता है, तो वो फ्लड भी नहीं आएगा जब उसका पानी यहाँ डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों का बेनिफिट है, विन विन सिचुएशन हो सकती है। तो हम ये कर सकते हैं कि रिवर बेसिन्स को आपस में कनेक्ट करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश वगैरह का पानी है, देखो इसे टैंक वगैरह ऊपर छत पे गिरता है, उसको हम पाइप्स के थ्रू ले जाकर टैंक में स्टोर कर सकते हैं और फिर अपने यूज में ला सकते हैं। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। वाटरशेड डेवलपमेंट, जो वाटरशेड एरियाज हैं उनको डेवलप किया जाए। वाटरशेड डेवलपमेंट क्या है अभी हम आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है हमारा वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड क्या है सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखो जैसे ये मान लो एक एग्जांपल है, और कई तरह के वाटरशेड हो सकते हैं, ये एक एग्जांपल के तौर पर लिया है मैंने। जैसे कि थोड़ा सा पहाड़ी टाइप का एरिया है, बारिश वारिश हो रहा है, तो यहाँ से पानी स्लोप के थ्रू गिरता है, ठीक है। अभी जरा जो भी स्लोप है ऑटोमेटिकली वो तो स्लोप डिटेक्ट करके रिवर वाटर जो है फ्लो करेगा। फिर ये सारा जो स्लोप है अल्टीमेटली आके कहीं ना कहीं ये जमा होता होगा ये पानी, तो इसी को हम वाटरशेड एरिया कहते हैं, ठीक है। वाटर शेड हो रहा है, शेड होना मतलब वहां पर छोड़ देना, रिलीज कर देना। तो ये अलग अलग जगह से पानी का जो फ्लो है वो सब आके अल्टीमेटली यहाँ जमा हो रहा है, तो ये पूरा इलाका हमारा कहलाएगा वाटर शेड। अच्छा, इसको डेवलप करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं वाटर शेड डेवलपमेंट, ठीक है। इसको मतलब अच्छे से व्यवस्थित तरीके से किया जाए, क्लीन रखा जाए, फिर उस एरिया के अगल बगल का जो इलाका है इन सबको भी डेवलप कर दिया जाए, तो दैट इज वाटर शेड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या क्या है देखो बता रहे हैं। एक नेचुरल यूनिट है वाटर सिंथेसाइज करने का, पता है ना, नेचुरल यूनिट मतलब इसमें खुद ही हो रहा है ना ऑटोमेटिकली, आपको तो बस उसको मैनेज करके रखना है, तो नेचुरल यूनिट है ये। अच्छा, दूसरा रिवर बेसिन इज सच एन एरिया। अच्छा, कई बार ना रिवर के जो इलाके होते हैं ना वहां पर भी ऐसा होता है कि रिवर्स में से कुछ कुछ लाइनें कट कट कर निकली होती हैं और वो सब आकर एक जगह जमा हो रही होती है, तो वो भी वाटरशेड कहला सकता है। तो ये दोनों तरीके से वाटरशेड होता है। A watershed region is ultimately a river basin only. The water during the rainy season flows forward and finally meets any river. कई बार ये भी होता है कि ये कई बार मिल के जाकर एक दूसरे रिवर में मिल जाते हैं, तो वो एरिया भी वाटरशेड डेवलपमेंट वाटरशेड कहलाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड इज एन ओवरऑल अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। क्या लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, वाटरशेड को डेवलप करना यानी डेवलपमेंट का काम। इट इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स लाइक, ये मेन है, क्या क्या होता है इसमें वाटरशेड डेवलपमेंट करते टाइम हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। सॉइल को मेंटेन करना, वहां के सॉइल की क्वालिटी अच्छे से मेंटेन रखी जाती है इसकी वजह से। ह्यूमिडिटी का कंटेंट वहां के आसपास के सॉइल का अच्छे से मेंटेन रहता है। वाटर स्टोर हो जाता है। ट्री प्लांटेशन की एक्टिविटीज वहां की जा सकती है, अगल बगल पानी अच्छा खासा अवेलेबल है, आप ट्री प्लांट कर दो, ठीक है। फॉरेस्टेशन यानी वही ट्री प्लांटेशन। हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, वहां सब्जियां उगा सकते हैं, फ्रूट्स उगा सकते हैं, फ्लावर्स उगा सकते हैं। पास्चर लैंड डेवलप किया जा सकता है, जानवरों के लिए भाई चरने वरने की जगह अच्छा खासा डेवलप किया जा सकता है। रिन्यूएबल ऑफ कलेक्टिव रिसोर्सेस, ये सारे मतलब मल्टीपल रिसोर्सेस को रिन्यू किया जा सकता है अगर हम इन वाटरशेड एरिया को अच्छे से डेवलप करें तो। मतलब इसमें लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, बट लोकल लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो कुल मिला के क्या है, जहां पर भी वाटरशेड हो रहा है, जो वाटरशेड एरिया बन रहा है, इसको अच्छे से मैनेज किया जाए ताकि पानी भी बच जाए, अगल बगल का एरिया भी डेवलप हो जाए, सॉइल इरोजन भी ना हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के इन एरियाज को डेवलप करने का प्रोजेक्ट चलता है, दैट इज वाटरशेड डेवलपमेंट। बात करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंने बताया पानी को, जो बारिश का पानी है उसको आप जमा कर लो। तो इसमें बताया स्पेशल मेथड्स टू कलेक्ट रेन वाटर एंड कंजर्व इट इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, कुएं बनवाओ, छोटे छोटे डैम्स बनवाओ, खेत तलावड़ी, खेत तलावड़ी यानी फार्म पॉन्ड्स। देखो ये है खेत तलावड़ी, खेतों में मतलब अगल बगल कई खेत हैं तो मिलकर लोग एक बड़ा सा तालाब खुदवा लेते हैं,
तो वो उसमें पानी जमा होगा बारिश का, यही हो गया खेत तालाबड़ी, आप इसको यूज कर सकते हो इरिगेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर वाटर इज कंजर्व थ्रू दीज मीडियम्स। अच्छा, तो कई तरीके से आप पानी को कंजर्व कर सकते हो, बताया ना कि छोटे डैम्स बना लो, वेल्स बना लो, खेत तालाबड़ी के थ्रू, जो टैंक छतों पर बारिश हो रहा है उसको पाइप के थ्रू जाके टैंक में स्टोर कर लो, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिस ऑल्सो रेजेस द ग्राउंड वाटर लेवल। अच्छा, अगर आप ये करते हो तो ग्राउंड वाटर लेवल भी इंप्रूव हो जाता है। कैसे? जैसे ये आपने तालाब में पानी रखा हुआ है तो ना थोड़ा थोड़ा तो पर्कुलेट होकर जमीन में जाएगा, और रेगुलर बारिश हो रही है पानी तो मेंटेन होकर जाता रहेगा, तो ग्राउंड लेवल भी मेंटेन होगा अंदर, है ना। ग्राउंड में जो पानी है उसका भी लेवल थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। दिस में फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक यूज एंड एग्रीकल्चर। आप डोमेस्टिक यूज में भी ले सकते हो, एग्रीकल्चर में भी ले सकते हो। अब यहाँ तो आप एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हो, घर के ऊपर से टैंक में स्टोर कर ले रहे हो, तो वो आप अपने घर में यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं इसके। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स ये पूछेंगे, ठीक है, पूछा हुआ है, पूछेंगे क्या, कई बार पूछा हुआ है। टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू कंजर्व ग्राउंड वाटर एंड इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर टेबल। इससे हम ग्राउंड वाटर को मेंटेन करते हैं, अच्छा क्वालिटी मेंटेन करते हैं, दूसरा उसका लेवल भी बढ़ा सकते हैं। रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को कम करते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो भाई क्वालिटी इंप्रूव ही हो रही है, तो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, क्वांटिटी इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, ठीक है, और पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा। सेव द लैंड रूट्स फ्रॉम वाटर लॉगिंग। अब बारिश में आपने देखा होगा शहरों में कई बार पानी जमा हो जाता है, वो बहुत दिक्कतें होती हैं, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, गाड़ियां वगैरह फंस जाती हैं, लोग कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है उसमें, ठीक है, वो नाले वाले खुल जाते हैं और लोग दिखता नहीं, अंदर गिर जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इससे ना लैंड वाटर, जो लैंड रूट्स हैं उसको वाटर लॉगिंग से बचाया जा सकता है। आप पानी को स्टोर कर लो, रोड पे जाएगा ही नहीं। रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ वाटर। अच्छा, अब ये जो पानी जो भी गिर रहा है, अगर हम इसको स्टोर नहीं कर रहे हैं तो ये अल्टीमेटली किसी ना किसी सोर्स के थ्रू गटर में पहुंच के या नदियों में पहुंच के या वहां से फिर अल्टीमेटली समंदर वगैरह में चला जाएगा, हमारे यूज में नहीं आएगा। तो हम ये जो होगा ना इसको हम कहते हैं रन ऑफ वाटर, ये पानी चला गया तो उसको हम बचा सकते हैं, अपने यूज में ला सकते हैं, तो रिड्यूस कर सकते हैं सरफेस रन ऑफ वाटर को। फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स, अपने घरों का यूज, मतलब अपने घरों में यूज में ला सकते हैं पानी को, खास करके समर्स या जब बारिश वगैरह नहीं होता उस दौर में इन पानी का ज्यादा यूज हमको हो सकता है। फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है भाई, दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और तो और हमारे रिक्वायरमेंट्स, कई तरह के हमारे रिक्वायरमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से पानी की जरूरतें बढ़ रही है, तो उस हिसाब से हम वो डिमांड को पूरा कर सकते हैं अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस करें तो। मेक अरेंजमेंट टू स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स इन मल्टी स्टोरी रेसिडेंसेस इन लार्ज सिटीज, अरेंजमेंट शुड बी मेड सो दैट वाटर परकोलेट्स इनटू द ग्राउंड। अब ये है बताया कि भाई ऊंची बिल्डिंग है तो उसके छत पे पूरा बड़ा सा छत है, उसका पानी जमा करके टैंक में ले लो। दूसरा ये कर सकते हैं कि जो पानी है, एक तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है, हर जगह ना हम प्लास्टर रोड्स ये सब बना दे रहे हैं, जमीन छोड़ ही नहीं रहे, तो पानी को ग्राउंड में जाने का तो मौका ही नहीं मिल रहा, तो वो तो पानी ऊपर ही फ्लो करेगा या वहीं जमा रहेगा, ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो हमको अरेंजमेंट ऐसे भी रखने चाहिए, खुले प्लॉट्स हो जहां पर पानी वगैरह परकोलेट होकर जमीन में जा सके, ये सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। हर जगह प्लास्टर करके बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का देख लिया ऑब्जेक्टिव, अब वाटर मैनेजमेंट में हमको क्या करना होता है वो देख लेते हैं। कैसे वाटर को मैनेज करें, पानी को कैसे बचाएं, कैसे ढंग से यूज करें। वाटर को इकोनॉमिकली यूज करें, गार्डन्स में, व्हीकल्स में, टॉयलेट्स में, वॉश बेसिन्स में। देख लो गाड़ी वगैरह धोते टाइम हम लोग बहुत ज्यादा पानी का वेस्टेज करते हैं, ठीक है, चालू करके इधर उधर घूम रहे हैं। दूसरा ये कि भाई गार्डन वगैरह में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, टॉयलेट्स में, वॉश बेसिन्स में भी सबसे अच्छा वो ब्रश कर रहे होते हैं लोग ऐसे, ठीक है, वो नल चालू रहता है, ऐसा ऐसा ब्रश कर रहे होते हैं, तो जब तक वो भाई पूरा ब्रश नहीं कर लेते तो नल फालतू में चल रहा होता है, वो गिर रहा होता है पानी, क्या जरूरत है भाई उसका। तो वो चीजें हम छोटी छोटी चीजें जो है हम नोटिस नहीं करते, उसके चक्कर में काफी पानी का वेस्टेज करते हैं, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है लोगों के अंदर, ठीक है, लोगों को स्किल्स सिखाने की जरूरत है, कैसे वाटर को कंजर्व किया जाएगा, इन सब में लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, ये सब चीजें की जाएंगी तो लोग जब अवेयर रहेंगे, सीखेंगे, तो वो अच्छे से पानी को कंजर्व करेंगे और तभी जाके कुछ फायदा होगा, एक दो आदमी के बचाने से नहीं बचने वाला। इफ पॉसिबल रिसाइकल द यूज्ड वाटर, यूज किए हुए पानी को रिसाइकल किया जाए अगर पॉसिबल है तो कई बार जैसे कुछ यूज कर लिया, मान लो कर कपड़ा बड़ा धुल लिया आपने, उसका जो पानी निकला उसको अगर रिसाइकल किया जा सके, उसके अंदर से सोप की चीजें अलग करके फिर उसको यूज में लाया जा सके, तो वो चीजें हमें करनी चाहिए। इंडस्ट्रीज में ये कई जगह पर काम दिया गया, भाई कुछ ऐसे पानी के साथ चीजें मिक्स होकर निकलती हैं, उसको अलग कर दिया जाए, पानी को रिसाइकल किया जाए, ये सब चीजें चलाई जाती हैं,
तो अगर पॉसिबल है तो हमें रिसाइकल करना चाहिए। सेव द रिजर्वॉयर्स फ्रॉम पोल्यूशन, जहां पानी वगैरह है, स्टोर्ड है, रिजर्वॉयर्स हैं, उन्हें पोल्यूशन से बचाने की जरूरत है। ठीक है, और क्या है, इंक्रीज द यूज ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल हमें बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो वेल्स हो, ट्यूबवेल्स हो, खेत तालाबड़ी हो, जो भी वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं उन सबको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। कीप अ वॉच ऑन दोज यूनिट्स विच आर यूजिंग ग्राउंड वाटर, जो यूनिट्स ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप खेती में ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे डोमेस्टिक पर्पस पर कर रहे हो, इन चीजों पर नजर रखने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है कि भाई ये ज्यादा जरूरत से ज्यादा यूज ना करें, संभाल कर यूज करें। प्रिवेंट द डेटोरिएशन ऑफ वाटर स्टोरेज यूनिट्स, जो वाटर स्टोर करने वाले यूनिट्स है, टंकी वगैरह कुछ भी है, तो उसको खराब ना हो, इस चीज का ध्यान रखा जाए। डैमेज पाइपलाइन है उन्हें हमें तुरंत रिपेयर कर देना चाहिए। ठीक है, पानी वगैरह का पोल्यूशन होने से बचाना चाहिए। देख रहे हो इस तरह के पाइप कई बार होता है ना कि कहीं दूर पाइप फटा हुआ है, छोटा सा, थोड़ा सा पानी गिरता रहता है, अपने को नुकसान नहीं हो रहा था, अपन नहीं जाते बनवाने। ठीक है, छत पे गिर रहा है, उधर जा रहा है, कोई बात नहीं, जब अपने को उससे नुकसान कुछ दिखने लगे तभी अपन उसको रिपेयर करवाते हैं, ऐसा नहीं है, तुरंत उसको रिपेयर करवाना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली पानी का वेस्टेज तो हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए, इस तरह से वाटर मैनेज होगा। तो ये वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर खत्म। बहुत जल्द, बहुत जल्द अगला चैप्टर लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए